हेलो नमस्कार दोस्तों। जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर आ रही है। अभी इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ, लेकिन एक खबर आ रही है कि 2025 में सरकार जनगणना कराएगी। इसका डेटा जो रिजल्ट आएगा 2026 में आएगा और इसके बाद से हर 10 साल 2035 45 जनगणना इस तरीके से होगी। मतलब जो पहले पीरियड 2001 11 21 का था, अब वह बदलकर 2025 35 और 45 हो जाएगा। अब जनगणना को लेकर सरकार पे दबाव लगातार बन रहा था। यह दबाव और बढ़ा जब 7 नवंबर 2023 को बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश हो गई। इसके बाद तो सरकार को कहा गया कि अब आप ही जनगणना कराइए। कोविड की वजह से जनगणना आपने टाली थी, अब उसे कराना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप जनगणना नहीं कराएंगे तो फिर समाज में जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उन तक आप कैसे पहुंचाएंगे? आप अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढेंगे? इस वजह से असमानता समाज में बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर जनगणना है क्या, जनगणना का इतिहास क्या है, कैसे देश में परिसीमन आयोग इस जनगणना पर डिपेंड करती है। इसके अलावा कास्ट सेंसस क्या होता है, कब हुआ था पहली बार कास्ट सेंसस, और क्या आजाद देश में कभी कास्ट सेंसस हुए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, जनगणना की बात करें तो प्रत्येक देश अपने अपने यहाँ जनगणना कराते हैं, क्योंकि बिना जनगणना के आप समाज के तबकों के विषय में नहीं जान सकते। कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, शिक्षा का क्या स्तर है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसको लेकर आपको वहां पर क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप यहाँ पर लिंग की जनगणना नहीं करेंगे तो सेक्स रेशियो के आधार पर आप बता नहीं पाएंगे कि महिलाएं और पुरुष कितने हैं समाज में, और इस वजह से आप महिलाओं या पुरुषों के लिए काम नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर की स्थिति अच्छी नहीं कर सकते। जनगणना का एक और फायदा कि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर है कि शिक्षा में कितनी साक्षरता बढ़ती जा रही है, इसके विषय में आप कैसे जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक असमानता। वर्तमान समय में खासकर 20वीं और 21वीं सदी में आर्थिक असमानता एक प्रमुख मुद्दा पूरे विश्व का रहा है। ऐसे में आर्थिक असमानता को जान पाना, सही टारगेट ऑडियंस तक आपने जो योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ पहुंचा पाना, यह सभी जनगणना के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जनगणना के इतिहास में चलें तो ऋग्वेद में भी हमें श्लोक मिलते हैं जहां पर यह पता चलता है कि जो राज्य होते थे, उस राज्य के जो राजा होते थे, वह जनगणना कराते थे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कराधान को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, टैक्सेशन पॉलिसी क्या लगाई जाए, इसके लिए सेंसस करना आवश्यक है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। आईने अकबरी में भी कैसे मार्केट चलना चाहिए, किस तरीके से मार्केट में रोल होगा किसका, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होगी, इस सब को लेकर आईने अकबरी में भी सेंसस का वर्णन हमें मिलता है। लेकिन जो वर्तमान जनगणना आप देखते हैं, इसका श्रेय आपको देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। 1800 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने जनगणना की शुरुआत करी थी। ऐसे में जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में इलाहाबाद और 1827 में बनारस में जनगणना कराई थी। डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार जनगणना जब हुई उसको लेकर डेटा जानेंगे तो 1830 में हेनरी वॉल्टर ने ढाका में पहली बार जनगणना कराई थी, और यह माना जाता है कि देश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पहली जनगणना थी। 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली बार एक नॉन सिंक्रोनाइज फॉर्म में जनगणना देश में कराई थी। लेकिन 1881 जब देश में वायसराय था रिपन, उस दौरान भारत में जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यूसी प्लॉडेन, जिन्होंने 17 फरवरी 1881 में देश की पहली जनगणना कराई। इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होती रही। देखिए, यूएसए और यूके जैसे देशों में जनगणना हर 10 साल पे होती है, जबकि कनाडा और जापान में 5 साल में जनगणना कराई जाती है। इसके अतिरिक्त कई और भी देश हैं जो अपने यहाँ जनगणना कराते हैं, पर उनके यहाँ कोई टेन्योर फिक्स नहीं है कि 10 साल में होगा कि 5 साल में होगा। 21वीं सदी की 20वीं सदी की पहली जनगणना 1901 में हुई। इस दौरान जनगणना जब करवाई गई तो इसमें लगभग पूरे देश को जो जो हिस्से थे उस दौरान उसको शामिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि 1881 की जनगणना में कश्मीर, फ्रेंच कॉलोनी, पुर्तगीज कॉलोनी, यह सभी जनगणना का भाग नहीं हुआ करते थे।
1921 एक ऐसा प्रमुख काल है जिसको आप डिवाइडर मान सकते हैं। कारण यह है कि 1921 की जनगणना की रिपोर्ट ने यह बताया कि देश की जनसंख्या गिरी है। इसके पीछे के कुछ कारण थे। पहला तो सबसे प्रमुख कारण था उस दौर पे जो स्पेनिश फ्लू पूरे भारत में फैला था, इस वजह से भी कई लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही बंगाल में उस दौरान फेमाइन आया था जिसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिला। इस वजह से 1921 की जनगणना को द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई। 1971 में फिर जनगणना होती है, लेकिन इस बार एक नया कॉलम ऐड किया गया। वह था कि महिलाओं में प्रजनन दर कितना है। कारण यह है 1951 से 1971 के बीच में देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जनसंख्या विस्फोट हो गया। इस वजह से फर्टिलिटी रेट जानना आवश्यक हो चुका था। दैट्स वाई 1971 की जनगणना में महिलाओं के प्रजनन दर के बारे में वहां पर एक कॉलम ऐड किया गया। 1991 की जनगणना अपने आप में महत्वपूर्ण जनगणना है। कारण है पहली बार साक्षरता को लेकर यहां पे एज ग्रुप चेंज किया गया। 1991 से पहले जनगणना में साक्षरता को लेकर 4+ का एज डिफाइन किया गया था, पर 1991 के बाद इसे 7+ कर दिया गया। मतलब 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें यहां पर साक्षर के तौर पर गिना जाना शुरू किया गया। 2001 की जनगणना अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जनगणना करने के लिए। फिर 2011 में आखिरी जनगणना हुई, क्योंकि अभी तक उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। 11 की जनगणना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस को लेकर एक जनगणना शुरू की गई और यह जनगणना थी SECC, मतलब सोशली इकोनॉमिकली कास्ट सेंसस। याद रखिएगा 1931 में पहली बार देश में कास्ट सेंसस हुआ था। उस दौरान ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस यहां पर करवाया था। उसके बाद 2011 में कास्ट सेंसस करवाया गया, लेकिन इसका डेटा कभी भी रिलीज नहीं किया गया। वर्तमान समय में जो राजनीति देश में चल रही है, इसमें कास्ट सेंसस एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। बिहार ने 2023 में अपने यहाँ जातिगत जनगणना कराई और उसके आधार पे राज्य में जितनी जातियां रह रही उनका डेटा पब्लिश किया। उसके बाद से देश में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। अगर आप जातिगत जनगणना को देखेंगे तो सरकार के ऊपर वर्तमान समय में दबाव पड़ रहा है। 2025 की जनगणना में सरकार जातिगत जनगणना करा सकती है और इसके अलावा माना जा रहा है कि धार्मिक जनगणना भी होगी। सीधी बात यह है कि अगर आप जातिगत जनगणना के मुद्दे को काउंटर करना चाहते हैं तो आपको जातिगत जनगणना के मुद्दे को चेंज करना पड़ेगा। कहां पर? धार्मिक जनगणना की तरफ। और ऐसे में देश में जातिगत और धार्मिक जनगणना हो सकती है। डेटा रिलीज होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर अभी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन सीधी बात है, इस बार सोशली इकोनॉमिकली कास्ट सेंसस भी सरकार कराने को लेकर पूरे तरीके से रेडी हो गई है। दोस्तों, देश में जनगणना को लेकर देखा जाए तो 1948 में पहली बार जनगणना विधेयक जो है वह आया था। इसे पब्लिश किया था उस दौर के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जनगणना को लेकर पहला बिल 1948 में आया और तब रीजनल रजिस्ट्रार एंड कास्ट सेंसस डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें एक आयुक्त बनाया गया। यह आयुक्त इस पूरे सेगमेंट को लीड करता है और जनगणना को लेकर अधिसूचना यह जारी करता है। गृह मंत्रालय के अंदर यह डिपार्टमेंट आता है। जनगणना जो है वह केंद्र का विषय है। आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 के 69 नंबर पर जनगणना के विषय में प्रावधान दिया गया है। तो ऐसे में जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए। अब सरकार इसको नहीं करा पा रही है। दोस्तों, अब समझते हैं परिसीमन को लेकर। देखिए, परिसीमन एक्चुअली देश में विधानसभा और लोकसभा की सीमाएं निर्धारण करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग या सीमा निर्धारण होती है, इसको लेकर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग के गठन को लेकर सरकार हमेशा काम करती है। 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ, इसके बाद 1963 में, फिर 1973 में और उसके बाद 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अगर आप देखेंगे 1973 में जो परिसीमन आयोग बना, इसके माध्यम से देश में 543 लोकसभा सीटों का प्रावधान किया गया। 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। इसने 2001 के सेंसस डेटा को यूज किया, लेकिन देश में लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ी और तब कहा गया 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होगा। यह 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग ही यहां पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण करेगा।
अब सरकार ने तब से जनगणना कराई नहीं, ऐसे में 2026 में परिसीमन आयोग का गठन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने कहा कि 2025 की जनगणना का डेटा 2026 में आएगा और परिसीमन आयोग 2028 में अपना डेटा यहां पर पब्लिश करेगा। परिसीमन आयोग को लेकर साउथ इंडिया के राज्यों के अंदर दिक्कतें आ रही, क्योंकि जनसंख्या का जो अनुपात है वह उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग हो चुका है। ऐसे में परिसीमन में उत्तर भारत के राज्यों को फायदा अधिक होता दिखाई दे रहा है और दक्षिण भारत को यहां पर घाटा होता दिखाई दे रहा है। इस वजह से सरकार को यह भी देखना है कि यह जो पॉलिटिकल इम्बैलेंसिंग है वह ना बन जाए। उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य दोनों ही समान रूप से लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन करते रहें। दोस्तों, यह था वीडियो जनगणना परिसीमन को लेकर मैं डिटेल वीडियो भी आप लोग के सामने जल्दी लेके आऊंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।